सीडसिल हिंदी हाई स्कूल की तरफ से इस होम लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारा जो विषय है वो है नामा के मूल तत्व। तो कक्षा 12 के नामा के मूल तत्व का ये प्रथम भाग है और चैप्टर नंबर है सेकंड। जो इसका जो नाम है वो है साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, यानी कि वित्तीय पत्रक। ये चैप्टर बोर्ड में 11 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि बोर्ड की एग्ज़ाम में 11 नंबर का इसमें बड़ा सवाल जो इसका होता है चैप्टर का वो पूछा जाता है। तो बच्चों, हम लोग आज इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर की थ्योरी के बारे में, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, जिस प्रकार का साझेदार होता है उसी हिसाब से साझेदारों का वार्षिक हिसाब हमें तैयार करना है। तो इसमें मुख्यतः हमें प्रथम सबसे पहले साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब में व्यापार खाता बनाना होता है। तो बच्चों, हम लोग व्यापार खाता के बारे में जानेंगे कि व्यापार खाता किसे कहते हैं, व्यापार खाता क्या होता है, आराम से समझेंगे विस्तार में। व्यापार खाता माल की आवक जावक के व्यवहार तथा माल की खरीदी से संबंधित तथा उत्पादन से संबंधित खर्चों का लेखा इसमें किया जाता है। इसके आधार पर सकल लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे व्यापार खाता कहा जाता है। व्यापार खाते में अब हम इसका व्यापार खाते का जो नमूना है वो नमूना देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि व्यापार खाता हमें किस प्रकार से बनाना है। तो बच्चों लोग, व्यापार खाते के दो पक्ष होते हैं, एक उधार होता है और एक जमा होता है। वैसे तो आप लोगों ने 11वीं में वार्षिक हिसाब अगर आप सीखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पर आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो व्यापार खाता जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें व्यापार खाता का नाम लिख करके नीचे जो वर्ष होता है वो वर्ष दर्शाना होता है, यानी कि जो वर्ष का अंत होता है 31 मार्च, ठीक है, उस प्रकार से वर्ष दर्शाना होता है। उसी वर्ष का हमें व्यापार खाता बनाना होता है, वर्ष के अंत का। और फिर इसमें दो पक्ष होते हैं, एक उधार पक्ष होता है और एक जमा पक्ष होता है। तो व्यापार खाते के उधार पक्ष में आप देख सकते हैं बच्चों लोग, आपके पास में भी किताब है, किताब खोल करके आप देख सकते हैं, उसमें नमूना दिया गया है। प्रारंभिक माल स्टॉक सबसे पहले उधार पक्ष में, फिर खरीदी माइनस खरीद वापसी, फिर माइनस अन्य रीति से गया माल। इस प्रकार हमें शुद्ध खरीदी मिल जाता है और उसके नीचे माल की खरीदी से संबंधित खर्च लिखे जाते हैं, ठीक है। और वो खर्चों में मजदूरी हो गया, आवक माल गाड़ी भाड़ा हो गया, रेवेन्यू हो गया, ऑक्ट्राय हो गया, आयात चुंगी हो गया, लारी भाड़ा हो गया, गोदी चार्ज हो गया, डैमरेज हो गया और फेज हो गया, उत्पादन संबंधित खर्चे जो है वो दिए गए हैं, वो सब हो गए। फिर दिया हुआ जमा पक्ष में बिक्री माइनस बिक्री वापसी, फिर भंगार माल की विक्रय, अंतिम माल स्टॉक और फिर लाभ हानि खाता, ठीक है, यानी कि सकल हानि, यानी कि व्यापार खाते से आपको सकल हानि या सकल लाभ ज्ञात होगा। तो अब हम जो इसके बाद जो खाता बनाएंगे वो हमारा खाता होगा लाभ हानि खाता, यानी कि हमने व्यापार खाता हमने बनाया और व्यापार खाते बनाने के बाद में हमें सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात होगी। दोनों में जो भी ज्ञात होगा वो हमें लाभ हानि खाते में ले जाना होता है। तो अब हम लोग लाभ हानि खाता बनाने से पहले लाभ हानि खाते के बारे में जानेंगे। साझेदारी पेढ़ी का शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। लाभ हानि खाता के उधार पक्ष में व्यापार खाता से लाई सकल हानि, पेढ़ी के संचालन खर्च, बिक्री वितरण के खर्च, वित्तीय खर्च, संपत्तियों की घिसाई, फुटकर खर्च और अन्य नुकसान दर्शाए जाते हैं। जबकि जमा पक्ष में व्यापार खाता से लाया सकल लाभ, धंधा की उपज जैसे कि प्राप्त ब्याज, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त कमीशन, लाभांश, दलाली, डूबे ऋण वापसी, संपत्ति बिक्री से लाभ तथा अन्य प्रकार की उपज दर्शाई जाती है। अब हम देखेंगे लाभ हानि खाते का नमूना। तो जिस प्रकार हमने व्यापार खाता बनाया उसी प्रकार हमें लाभ हानि खाता भी बनाना है। ऊपर नाम लिखना होगा लाभ हानि खाता, फिर नीचे जिस वर्ष का हमें लाभ हानि खाता बनाना है, जिस वर्ष पूरा होने वाला है वर्ष के अंत का, वो वर्ष दर्शाना है। एक पक्ष उधार होगा, एक पक्ष जमा होगा। और सबसे ऊपर उधार पक्ष में अगर मान लो हम लोगों ने जो
वार्षिक हिसाब बनाया है और उससे पहले लाभ हानि खाते से पहले हमने व्यापार खाता बनाया है और हमें सकल हानि ज्ञात होती है, तो हम उधार पक्ष में सबसे ऊपर सकल हानि लिखेंगे। ठीक है, और उसके नीचे हमें लिखना होगा संचालन खर्च, वेतन भत्ता बोनस आएगा, भाड़ा, बीमा प्रीमियम, कर, डाक खर्च, स्टेजिक सफाई खर्च, कानूनी खर्च, अंकेक्षण खर्च, बिजली खर्च, प्रोविडेंट फंड में हिस्सा। तो बच्चों इस प्रकार ये हुआ संचालन खर्च। उसी के नीचे देखिए दिया गया है बिक्री वितरण खर्च, जावक माल गाड़ी भाड़ा, सेल्समैन का वेतन कमीशन, विज्ञापन खर्च, दिया बट्टा, बट्टा अनामत, शोरूम का खर्च, गोदाम खर्च, पैकिंग खर्च। इस प्रकार ये हुआ बिक्री वितरण खर्च। फिर उसके नीचे दिया गया है वित्तीय खर्च। इस प्रकार के सारे खर्चे जो होते हैं वो लाभ हानि खाते में लिखे जाते हैं। वित्तीय खर्च दिया गया है साझेदारी के लोन का ब्याज, बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज, ली लोन का ब्याज, बैंक खर्च, कमीशन, मैनेजर का कमीशन। फिर दिया है अन्य खर्च में नुकसान में धर्मादा खर्च, संपत्ति पर घिसाई, डूबत ऋण। फिर उसमें डूबत ऋण में हमें क्या करना होगा, सकल तलपट का डूबत ऋण प्लस समायोजन का डूबत ऋण प्लस डूबत ऋण अनामत समायोजन का, इन तीनों को प्लस करके माइनस करना होगा आपको डूबत ऋण अनामत सकल तलपट का, और जो उसका आएगा प्लस माइनस करने पे उसे हमें बाहर रकम की कॉलम में लिखना होगा। फिर दिया आंख से नुकसान, चोरी से नुकसान, संपत्ति बिक्री से नुकसान। इस प्रकार से सारे खर्चे लिखे जाते हैं। फिर हमें जमा पक्ष में सबसे ऊपर व्यापार खाता हमने जो इससे पहले बनाया है, अगर उसमें हमें सकल लाभ ज्ञात होता है तो हम व्यापार खाता के जमा पक्ष में सबसे ऊपर जो हम लोग क्या लिखेंगे, सकल लाभ लिखेंगे। उसके बाद हमें जितनी भी आवक है, उपज है, वो लिखनी होगी। किस प्रकार की आवक लिखनी होगी, प्राप्त बट्टा, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त कमीशन, प्राप्त दलाली, प्राप्त आड़त, विनियोग पर ब्याज, दी लोन का ब्याज, डूबत ऋण वापसी, संपत्ति बिक्री से लाभ, बस्ती बिक्री से उपज, भंगार की उपज, फुटकराए। ठीक है, और फिर लाभ हानि खाता हमारा बनाने के बाद में हमें इसमें से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात होगी, जो हमें आगे वाले खाते में उसे ले जाना होगा, यानी कि लाभ हानि वितरण खाते में। तो बच्चों लोग लाभ हानि वितरण खाता क्या होता है वो पहले हम लोग जानेंगे। साझेदारी पीढ़ी में एक से अधिक साझेदारों के बीच लाभ हानि का वितरण दर्शाने के लिए लाभ हानि वितरण खाता तैयार किया जाता है। लाभ हानि वितरण खाता यह लाभ हानि खाता का ही एक भाग है। यह खाता अलग से तैयार करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यानी खाता करना मतलब हमें अलग से तैयार करना कोई किसी प्रकार का कोई अनिवार्य नहीं है। अब हमें लाभ हानि वितरण खाता का नमूना देखना है। इसमें भी लाभ हानि वितरण खाता लिख करके जिस वर्ष का बना रहे हैं उस वर्ष का लिखना होगा। तारीख 31/3 यानी वर्ष का जो अंत है वो पूरा होने वाले वर्ष का लाभ हानि वितरण खाता। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, एक उधार और एक जमा। तो उधार में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, शुद्ध हानि जो हमें लाभ हानि खाते से प्राप्त हुई वो सबसे ऊपर। उसमें देखिए लिखा भी है लाभ हानि खाते से लाए, आपकी किताब में आप देख सकते हैं किताब के तौर पे, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। फिर दिया है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। हमें जो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना होगा, ज्ञात करके हम यहाँ पर देखिए नमूना करके दिया गया ए और बी। ए में जो भी साझेदार हैं वो साझेदार जो दिए होंगे दो या तीन, उनका नाम लिखना है, उनका ब्याज लिखना है अगर ब्याज हमें दिया है निकालना है तो। फिर दिया है साझेदारों के चालू खाते की जमा बाकी पर ब्याज, जो ब्याज हम निकालेंगे वो लिखना होगा। साझेदारों का वेतन बोनस कमीशन, ठीक है, उनका पारिश्रमिक समानानामक खाते ले गए, यानी इस प्रकार की जो जानकारी अगर हमारे सवाल में दिए हैं तो हमें यहाँ पर लिखना होगा जब हम लोग लाभ हानि वितरण खाता बनाएंगे तब। फिर जमा में शुद्ध लाभ अगर हमें ज्ञात होता है लाभ हानि खाते से तो जमा पक्ष में सबसे ऊपर लिखेंगे शुद्ध लाभ। फिर दिया साझेदारों का आहरण पर ब्याज। अगर मान लो सवाल में साझेदारों का आहरण पर ब्याज हमें निकालना है या दिया गया है और हम लोग लाभ हानि वितरण खाता बनाते हैं तो हमें यहाँ पर लिखना होगा आहरण पर ब्याज। ठीक है, जो दो साझेदार हैं उन साझेदारों का नाम लिख करके साझेदारों के चालू खाते का उधार बाकी लिखना होगा, चालू खाते का उधार का जो ब्याज है वो लिखना होगा। साझेदारों के पूंजी या चालू खाते का जो हमें शुद्ध हानि ज्ञात होती है, यानी कि हमें लाभ हानि वितरण खाता बनाने पर हमें वितरण पात्र शुद्ध लाभ या वितरण पात्र शुद्ध हानि ज्ञात होगी, जो हमें साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाना होगा। अब इस प्रकार हम साझेदारों के पूंजी खाते को समझेंगे। साझेदारी पीढ़ी के साथ व्यक्तिगत व्यवहार करते हैं। इन व्यवहारों को लिखने के लिए साझेदारी पीढ़ी की बही में प्रत्येक साझेदार का पूंजी खाता तैयार किया जाता है। साझेदार की पूंजी में वृद्धि करते व्यवहार
पूंजी खाते में जमा पक्ष में और पूंजी में कमी करते व्यवहार पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखे जाते हैं। हमें इन बातों को ध्यान रखना है तो हमें पूंजी खाता जल्दी समझ में आएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पूंजी साझेदारों के पूंजी खाते का नमूना दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, देखेंगे जल्दी समझ में आएगा। दिया है, इसके भी दो पक्ष होते हैं साझेदारों के पूंजी खाते के, एक उधार पक्ष और एक जमा पक्ष। तो आप देख सकते हैं कैसा बनाया गया है। इसका जो टेबल है पूंजी खाते का, खाता है जो पूंजी खाते का, वो खाता कैसा बनाया गया है, तारीख विवरण, ठीक है, साझेदार का नाम जो दिया हो वो लिखना होगा, 2 साझेदारों या 3, फिर तारीख विवरण, साझेदारों का नाम और एक जमा पक्ष। तो उधार पक्ष में आपको क्या लिखना होगा, रोकड़ बैंक या अन्य संपत्ति खाता जो अतिरिक्त पूंजी खाते से लाते हैं साझेदार वो लिखना है। फिर नीचे, ठीक है, इसे आगे ले गए यानी जो वर्ष की बाकी आती है वो। फिर उसी प्रकार जमा में हमें अगर मान लो पूंजी साझेदारों के पूंजी की प्रारंभिक बाकी हमारे सवाल में दी गई है तो हमें कहाँ लिखना होगा, जमा पक्ष में सबसे ऊपर। फिर रोकड़ या बैंक से संपत्ति खाते में पूंजी अगर ले जाते हैं तो वो इसमें लिखेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा पूंजी खाता पूरा हुआ। अब जो है हमें साझेदार का चालू खाता, हमें कई बार साझेदार का चालू खाता भी बनाना पड़ता है। तो साझेदार का चालू खाता क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। साझेदारी पीढ़ी में साझेदारों के पीढ़ी के साथ पूंजी के अलावा भी व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं। इन व्यवहारों को लिखने के लिए तैयार किए जाने वाले खातों को साझेदारों के चालू खाता कहा जाता है। अब देखिए साझेदार चालू खाते का हम लोग नमूना देखेंगे। तो देखिए साझेदार चालू खाता का नमूना, उधार पक्ष, जमा पक्ष, ठीक है, खाता कैसा बनाना है, तारीख विवरण, साझेदारों का नाम, दो साझेदार हैं या 3 साझेदार हैं उनका नाम लिखना है, नीचे लिखना है रकम, फिर तारीख विवरण, साझेदारों का नाम 2 या 3 और फिर जमा। अब साझेदारों के जो चालू खाते हमने बनाए हैं, इसकी अगर चालू खाते की उधार बाकी दी गई है आपके सवाल में तो वो प्रारंभिक बाकी होगी सवाल की चालू खाते की, जो हमें सबसे ऊपर उधार में लिखना होगा। और उसके नीचे फिर हमें लिखना होगा आहरण पर ब्याज अगर हमने निकाला है तो आहरण का ब्याज लिखेंगे, चालू खाते का उधार बाकी पर ब्याज निकाला है तो वो लिखेंगे, और वितरण पात्र हानि हमने निकाली है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे जमा पक्ष के बारे में। इससे आगे लाए प्रारंभ की जमा बाकी, फिर पूंजी पर ब्याज, फिर चालू खाता की जमा बाकी पर ब्याज, फिर वेतन बोनस कमीशन या पारिश्रमिक दिया हुआ है तो वो लिखेंगे, फिर दिया है वितरण पात्र लाभ। तो इस प्रकार ये हमारा चालू खाता जो है यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम लोग जानेंगे पक्की तलपट के बारे में। पक्की तलपट यानी सबसे लास्ट खाता जो हमें वार्षिक हिसाब बनाना होता है, जिसे बोलते हैं पक्की तलपट। तो इसके बारे में जानेंगे। साझेदारी पीढ़ी की आर्थिक स्थिति जानने के लिए हिसाबी वर्ष के अंत में पक्की तलपट यानी या फिर उसे आर्थिक चिट्ठा भी कहा जाता है तैयार किया जाता है। पक्की तलपट ऐसा पत्रक है जिसमें एक तरफ धंधा या पीढ़ी के पूंजी दायित्व कितने हैं और दूसरी तरफ संपत्ति लेना कितना है वो दर्शाता है। अब पक्की तलपट के नमूने को देखेंगे, हम लोग जानेंगे। पक्की तलपट का जो नमूना होता है, पक्की तलपट या आर्थिक चिट्ठा लिख करके जिस वर्ष के अंत में बनाना है उस वर्ष का वर्ष लिख करके वर्ष के अंत में पक्की तलपट तैयार करना है, वो लिखना है। और फिर इसमें देखिए 2 पक्ष होते हैं मुख्यतः, एक पूंजी दायित्व और एक संपत्ति लेना। पूंजी दायित्व पक्ष में आपको सबसे पहले लिखना होगा स्थायी पूंजी खाता, यानी कि आपने साझेदारी का अगर पूंजी खाता बनाया है तो उस पूंजी खाते में जो अंतिम शेष आया होगा साझेदारों का वो आपको यहाँ पर पूंजी खाते में सबसे ऊपर लिखना होगा। जैसे यहाँ पर ए बी करके लिखा हुआ, जो भी कोई साझेदार हैं उनके नाम लिख करके लिखना होगा। फिर दिया चालू खाता जमा बाकी, यानी चालू खाता अगर मान लो आपने चालू खाता आपने बनाया है और चालू खाता की जमा बाकी आती है, उसमें से जमा बाकी आपको प्राप्त होती है तो वो आपको यहाँ लिखना होगा पूंजी दायित्व में। 2 साझेदार हैं तो उनका, 3 हैं तो तीनों का। फिर उसके नीचे दिया गया अनामत, सामान्य अनामत, पूंजी अनामत और अन्य अनामत। आपके सवाल में जो अनामत दिए गए हैं, जितने अनामत होते हैं वो अनामत कहाँ लिखे जाते हैं, पूंजी दायित्व में। तो उस प्रकार अगर सामान्य अनामत दिया है, पूंजी अनामत दिया है या अन्य कोई अनामत दिया है वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर दिया बिन चालू जिम्मेदारियाँ। बिन चालू जिम्मेदारियों में कौन कौन से ये एक प्रकार दायित्व होता है, क्या कौन कौन से आएंगे, बैंक से ली लोन, अन्य वित्तीय संस्थाओं की लोन, मित्रों से ली लोन, साझेदारों की लोन।
फिर दिया उसके बाद में चालू जिम्मेदारी। ये सारी जितनी भी जानकारियां हैं ये हमें कहाँ लिखनी होती है, पूंजी दायित्व में। और फिर दिया चालू जिम्मेदारियां, जिसमें आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, फुटकर लेनदार, देनी हुंडी, आदत खर्च, अग्रिम प्राप्त आवक, कर का प्रावधान, प्रोविडेंट फंड, और फिर साझेदार की लोन का आदत ब्याज। इस सारे क्या हैं, दायित्व हैं। इस सब हमें पूंजी दायित्व में लिखने होंगे। अब इसका जो दूसरा पक्ष है पक्की तलपट का, वो है संपत्ति लेना। उसके बारे में जानेंगे। तो संपत्ति लेना में जो दूसरा पक्ष है उसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है बिन चालू संपत्तियां, जिसमें आएगा स्थायी संपत्तियां। और स्थायी संपत्ति में क्या आएगा, दृश्य संपत्तियां। ठीक है, हम लोगों ने 11वीं में भी जाना था दृश्य और दृश्य संपत्ति के बारे में, वही संपत्तियां हैं ये। दृश्य संपत्ति में आएगा जमीन, मकान, पट्टा पर की संपत्ति, वाहन, यंत्र, फर्नीचर और फिटिंग। फिर आएगा स्थायी संपत्ति में अदृश्य संपत्तियां, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ख्याति। फिर आएगा विनियोग। विनियोग में क्या आएगा, सरकारी प्रतिभूति में विनियोग, प्रोविडेंट फंड में विनियोग। फिर आएगा अन्य बिन चालू संपत्ति यानी कि प्रसारित महसूली खर्च। फिर आएगा चालू संपत्तियां। चालू संपत्ति में क्या क्या आएगा, अंतिम स्टॉक, फुटकर देनदार, रोकड़ शेष, बैंक शेष, मिलने बाकी आवक, दी लोन, लेनी हुंडी, पेशगी चुकाए खर्च। और फिर अगर हमने चालू खाता बनाया है और हम चालू खाता बनाने में हमें उसकी उधार बाकी ज्ञात होती है, तो हमें उधार बाकी कहाँ लिखनी होगी, तो हमें लिखना होगा वो संपत्ति लेना में। ठीक है, कोई भी साझेदार का जो आया हो, ए बी करके यहाँ दिया गया है, जो साझेदार दिया उनका नाम लिख करके उनकी चालू खातों की उधार बाकी हमें जो है संपत्ति लेना में लिखना होगा। तो अब हम जानेंगे इस प्रकार हमें वार्षिक हिसाब में इतने मैक्सिमम खाते बनाने होते हैं, यानी कि हमें मैक्सिमम कितने खाते बनाने हैं, इसके अंदर 6 खाते बनाने हैं। अब वार्षिक हिसाब में एक चीज़ और भी अहम है, हमें वार्षिक हिसाब का जब सवाल दिया होगा तो उसके नीचे उसके समायोजन दिए होते हैं। और समायोजन हमें मतलब कम से कम हर एक समायोजन की हमें 2 असर देनी होती है। तो वो 2 असर किस प्रकार की देनी होती है, आप लोगों ने 11वीं में भी ऐसे सीखा होगा, उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो वो समायोजन जो है आपकी किताब में दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे दिया है फर्स्ट नंबर में अंतिम स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक की जो अंतिम स्टॉक अगर मान लो समायोजन दिया है तो उसकी एक असर कहाँ आएगी, तो एक आएगा व्यापार खाते के जमा पक्ष में, और दूसरी असर कहाँ आएगी, संपत्ति लेना में। उसी प्रकार से फिर दिया आदत खर्च। तो आदत खर्च की जो एक असर आएगी कहाँ आएगी, व्यापार या लाभानी खाते के उधार पक्ष में और पूंजी दायित्व के यानी संपत्ति लेना में, यानी कि आर्थिक चिट्ठा में पूंजी दायित्व में। फिर अग्रिम चुकाए खर्च। तो अग्रिम चुकाए खर्च जो अगर आएगा तो उसकी एक असर कहाँ आएगी, तो आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में, और दूसरी असर कहाँ आएगी, व्यापार या लाभानी खाते के उधार पक्ष से संबंधित खर्च में से घटाना होगा। यानी कि जो भी जिसका भी अग्रिम खर्च दिया गया है, बीमा का अग्रिम खर्च दिया गया है, कोई खर्च दिया गया तो उसमें से उसको माइनस करना है। फिर दिया अप्राप्त आवक। तो अप्राप्त आवक कहाँ लिखेंगे, लाभानी खाते के जमा पक्ष में संबंधित आवक में जोड़ देना है। यानी अप्राप्त आवक जिसका भी दिया हो, प्राप्त भाड़ा का दिया है, प्राप्त कमीशन का दिया है, जिसमें भी दिया गया है उसमें क्या कर देना है, जमा पक्ष में इसको जोड़ देना है। और दूसरी असर कहाँ आएगी, इसकी संपत्ति लेना में, वार्षिक हिसाब के संपत्ति लेना में, पक्की तलपट के संपत्ति लेना में। फिर दिया हुआ है पेशगी प्राप्त आय, कहाँ आएगा, एक असर आएगी पूंजी दायित्व के पक्ष में, और दूसरी असर आएगी लाभानी खाते के जमा पक्ष में संबंधित आय में से घटा देना है। यानी जो भी कोई आय होगी जिसके लिए पेशगी प्राप्त आय है, ठीक है, उस पेशगी प्राप्त आय में से इसको क्या कर देना है, आपको उस आय में से इस पेशगी प्राप्त आय को क्या करना है, माइनस कर देना है। फिर दिया संपत्ति पर घिसाई। ठीक है, यानी घिसाई हमें स्थायी संपत्ति पर निकालना है, और घिसाई जो है एक प्रकार का नुकसान माना जाता है, तो इसलिए इसकी एक असर आएगी लाभानी खाते के उधार पक्ष में, और दूसरी असर कहाँ आएगी, संपत्ति में। संपत्ति कहाँ लिखी जाती है, तो आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में संपत्ति लिखी जाती है। उन संपत्ति में जो स्थायी संपत्ति है और उस स्थायी संपत्ति की जो घिसाई दी गई है उसमें से क्या करना है, उस घिसाई से उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फिर दिया है डूबत ऋण अपलिखित करना। तो डूबत ऋण अपलिखित जब करेंगे तो लाभानी खाते के उधार पक्ष में क्या आएगा, डूबत ऋण लिखना होगा। ठीक है, और दूसरी असर कहाँ आएगी, संपत्ति लेना में देनदार में से क्या करेंगे, डूबत ऋण घटाएंगे। फिर दिया डूबत ऋण अनामत का प्रावधान। डूबत ऋण अनामत का प्रावधान दिया होगा तो लाभानी खाते के उधार पक्ष में आपको लिखना होगा डूबत ऋण अनामत। ठीक है, और फिर दूसरा असर कहाँ लिखना होगा आपको, संपत्ति लेना में देनदार में से डूबत ऋण अनामत क्या करना होगा, आपको घटाना होगा, माइनस करना होगा। फिर दिया है नेक्स्ट देनदार बट्टा अनामत का प्रावधान। तो देनदार बट्टा अनामत का प्रावधान आपको एक असर देनी होगी लाभानी खाते के उधार पक्ष में, और दूसरी असर देनी होगी आपको संपत्ति लेना में देनदार में से क्या करेंगे, आप घटाएंगे। यानी इस प्रकार के समायोजन जो है आपको सवाल में आएंगे, आपको करना होगा। और आपकी किताब में इस प्रकार के समायोजन की जानकारी
कि इसकी दो असर किस कौन कौन से समायोजन कैसी दो असर होती है, वो आपकी किताब में दी गई है, उसकी जानकारी दी गई है। आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको सवाल करने में बहुत आसानी होगी, सवाल समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो इस प्रकार हमने आज जो है साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब के जो उसके सवाल हैं, सवाल के नमूने हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, समायोजन क्या है वो जाना हम लोगों ने। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब का हम लोग सवाल करेंगे। अगर आप इतना अध्ययन कर लेंगे, इतना जान लेंगे, तो आपको सवाल करने में बहुत जल्दी सवाल जो है समझ में भी आएगा, सवाल करने में भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार हमारा ये लेक्चर यहाँ पर बच्चों पूरा होता है।